Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back. This is me Hamid Khan and you're watching my channel Hamid Biologist. Dear student, आज हम पैथोफिजियोलॉजी के फाइनल टर्म के मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। हमारे ऑब्जेक्टिव से आज हम होम्योस्टैसिस, ऑस्टियोपोरोसिस और रिमेटॉइड आर्थराइटिस को डिस्कस करेंगे। इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे और इसके अलावा टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर पढ़ेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस एंड रिमेटॉइड आर्थराइटिस को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इन तमाम जो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर है उनके उनसे रिलेटेड तमाम नर्सिंग केयर्स और केयर को और मेडिकल केयर को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियो कहते हैं सेल को, बोन के सेल को, ऑस्टियोसाइट से निकला हुआ है, और आर्थराइटिस कहते हैं जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन को। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो ये डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है और ये बेसिकली एक कार्टिलेज होता है जिसे हम आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। ये कार्टिलेज बेसिकली साइनोवियल जॉइंट में पाया जाता है। साइनोवियल जॉइंट कौन से जॉइंट होते हैं? वो जॉइंट जहाँ पर एक कैविटी मौजूद होती है उसे हम साइनोवियल कैविटी कहते हैं। और ऐसे जॉइंट्स जो आपस में उस कैविटी के अंदर मिल जाए, वहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। वहाँ पर एक फ्लूइड बनता है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, और उसकी वजह से दोनों हड्डियों के दरमियान जो मूवमेंट होती है वो बिल्कुल फ्री मूवमेंट होती है। तो साइनोवियल ऐसे जॉइंट साइनोवियल जॉइंट कहलाते हैं। और हमारे एल्बो में, हमारे नी में, ये तमाम के तमाम जो है बेसिकली साइनोवियल जॉइंट कहलाते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स जो है इसके अंदर कोई ऐसी किसी भी वजह से बेसिकली इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इस कंडीशन को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है मोस्ट कॉमन प्लेस इसका हैंड्स है, कलाई में होता है, हिप्स में होता है और इसके अलावा नी में होता है। और इसके अलावा ये मोस्ट कॉमन जॉइंट डिजीज़ है। जॉइंट डिजीज़ में से ऑस्टियोआर्थराइटिस जो ये मोस्ट कॉमन है। और इसके नतीजे में जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होते हैं वो मुकम्मल तौर पर रिमूव हो जाता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज की ग्राइंडिंग हो जाती है और इसकी वजूहात में से एजिंग है, हेरिडिटरी है, और कोई इंजरी या ट्रामा वगैरह हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो पहले हम प्राइमरी आर्थराइटिस को डिस्कस करेंगे। प्राइमरी आर्थराइटिस जो है ये बेसिकली इंजरी से नहीं होता, ये एक नेचुरल एजिंग ऑफ जॉइंट होता है। हड्डियाँ जो है वक्त के साथ साथ जैसी उम्र में इजाफा होते हैं तो हड्डियों की जो नॉर्मल फंक्शन होता है उसमें भी डिस्टर्बन आना शुरू हो जाती है। और इसके नतीजे में जो कार्टिलेज होता है जिसे हम आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं, जो दो हड्डियों को मिलाते हैं, उस कार्टिलेज के अंदर जो है वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। और जब उस वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है तो बेसिकली जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, और जिसे हम बेसिकली कार्टिलेज के सेल कहते हैं, उसके अंदर मैट्रिक्स की तादाद बढ़ जाती है। यानी मैट्रिक्स जो एक फ्लूइड है जो कि कॉन्ड्रोसाइट्स यानी कार्टिलेज के सेल के अंदर पाया जाता है, और उसके नतीजे में जो कॉन्ड्रोसाइट्स है उसके अंदर प्लोरिफिरेशन हो जाती है। प्लोरिफिरेशन का मतलब ये होता है कि मैट्रिक्स फ्लूइड जो उसके अंदर बढ़ जाते हैं, जिसके नतीजे में बेसिकली जो एक स्पेशल प्रोटीन है जिसे हम प्रोटोग्लाइकेंस कहते हैं, उस प्रोटोग्लाइकेंस की लेवल जो ड्रॉप हो जाते हैं। इसके अलावा कार्टिलेज जो है डिजनरेट होना शुरू हो जाता है। जब कार्टिलेज डिजनरेट होना शुरू हो जाती है तो उसके नतीजे में जो दो जॉइंट्स हैं, यानी कि जो दो हड्डियाँ हैं, जंक्शन ऑफ टू बोन्स आर कॉल्ड जॉइंट्स। बेसिकली जो दो हड्डियाँ आपस में मिलती हैं उस पॉइंट को हम जॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकुलर कार्टिलेज जब यहाँ पे उसकी डिजनरेशन हो जाती है तो उसके नतीजे में दोनों हड्डियाँ आपस में मिल जाती है, और उसके नतीजे में इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, हड्डियों के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है जॉइंट्स में। और कार्टिलेज जो है, लॉस ऑफ कार्टिलेज क्वेश्चंस कॉजेस फ्रैक्शन। कार्टिलेज जब ख़त्म हो जाते हैं तो उसके नतीजे में दोनों हड्डियों के दरमियान एक रगड़ पैदा हो जाती है, और उसके नतीजे में जो ओस्टियोसाइट्स होते हैं जिसे हम ओस्टियोफाइट कहते हैं। ओस्टियोफाइट बेसिकली एक ओस्टियोसाइट के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसे हम ओस्टियोफाइट कहते हैं। इस कंडीशन को हम बेसिकली ओस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। सेकेंडरी आर्थराइटिस बेसिकली ओबेसिटी से हो सकता है, क्योंकि वज़न ज़्यादा हो जाता है तो उसके नतीजे में जो जॉइंट्स है उसके ऊपर ओवरवेट हो जाते हैं, और उसके नतीजे में बेसिकली ओबेसिटी की वजह से जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो कोलेप्स होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा बार बार रिपीटेड ट्रॉमा, जॉइंट टिश्यूज़ में बार बार एक्सीडेंट होना, लिगामेंट्स, टेंडन्स और बोन्स का डायबिटीज़ मेलिटस से भी हो सकता है। जॉइंट कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज़, पैदाइशी तौर पर कोई डिफॉर्मिटी हो जॉइंट्स में। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन से हो सकता है। और इसके अलावा हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस का मतलब ये होता है कि जब सीरम यानी हमारे ब्लड के अंदर आयरन ओवरलोड हो जाए तो वो आके इन साइनोवियल कैविटी के अंदर सेटल होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से साइनोवियल कैविटी बढ़ जाता है और हड्डियाँ आपस में मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा पैजेट डिजीज़, ये तमाम के तमाम बेसिकली सेकेंडरी आर्थराइटिस के कॉजेज़ में शामिल हैं। ठीक है। जिस प्राइमरी आर्थराइटिस को तो हमने डिस्कस कर लिया।
इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल ऑस्टियोआर्थराइटिस और रिमेटॉइड आर्थराइटिस। अगर हम नॉर्मल जॉइंट की बात करें तो नॉर्मल जॉइंट में जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया कि सपोज़ ये नॉर्मल जॉइंट है और ये इसकी कैविटी कहलाती है जिसे हम साइनोवियल कैविटी कहते हैं। इस साइनोवियल कैविटी में जो येलो कलर आपको नज़र आ रहा है ये साइनोवियल मेम्ब्रेन कहलाता है और साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है ये एक स्पेशल फ्लूइड सीक्रेट करता है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। और ये साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है, बेसिकली ये साइनोवियल फ्लूइड दोनों हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है। अब यहाँ पर जो व्हाइट पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है। अब ओस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, यहाँ पर व्हाइट कार्टिलेज यानी कि जो कि आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो आर्टिकुलर कार्टिलेज बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और दोनों हड्डियों के दरमियान, दोनों जॉइंट्स के दरमियान गैप ख़त्म हो चुका है। इस कंडीशन को हम ओस्टियोआर्थराइटिस कहेंगे। जबकि रिमेटॉइड आर्थराइटिस को याद रखो कि जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस है इसमें जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है उस साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर कंप्लीट इन्फ्लामेशन हो जाती है और ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं और इसके अलावा बोन्स के अंदर साइडों से एरोजन शुरू हो जाती है। इस कंडीशन को हम रिमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। इसके अलावा रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी है, ये भी याद रखें। ओस्टियोआर्थराइटिक नीक, ओस्टियोआर्थराइटिक नीक जो ओस्टियोआर्थराइटिस की वजह से मोस्टली नी के ऊपर अटैक होता है तो बोन के अंदर स्पर्स की फॉर्मेशन होती है, बोन स्पर्स हो जाती है, हड्डी आपस में चिपक जाती है और बीच में जो कार्टिलेज होता है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और हड्डी जो है, हड्डियों के जो सेल होते हैं वो बस्ट हो जाते हैं, ठीक है। ओके, राइट नी, ये मोस्ट कॉमन पार्ट जो होता है ओस्टियोआर्थराइटिस का, ये नी के ऊपर अटैक करता है। ये तमाम इसके फिगर है। ओस्टियोआर्थराइटिस जो है इसके नतीजे में जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होते हैं वो आर्टिकुलर कार्टिलेज कंप्लीटली जो है उसके अंदर डीजनरेशन हो जाती है और जब आर्टिकुलर कार्टिलेज में डीजनरेशन हो जाती है तो ये एक्सरे आप देख सकते हो, इसमें मुकम्मल तौर पर आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और एक हड्डी दूसरी हड्डी के साथ बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी है, चिपक चुकी है। ये कंडीशन ऑस्टियोआर्थराइटिस कहलाती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो डीप इची जॉइंट पेन, हड्डियों में बिल्कुल डीप पेन होता है। मॉर्निंग स्टिफनेस का मतलब ये होता है कि सुबह के वक्त हड्डियाँ बिल्कुल जाम होती है। वन स्वेलिंग ऑन अफेक्टेड जॉइंट्स, जो हिस्सा ऑस्टियोआर्थराइटिस का शिकार हो वो बिल्कुल गर्म होते हैं, स्वेलिंग होती है उसमें और उसमें जो मूवमेंट होती है उसकी मूवमेंट वो बिल्कुल लिमिटेड होती है। इसके अलावा हेबर्डन नोड्स भी उसमें नज़र आते हैं जो कि ख़वातीन में बिल्कुल कॉमन होते हैं। हेबर्डन नोड्स को भी आगे फिगर में हम देखेंगे। अब ये जो टार्सल्स हैं, सॉरी, जो कार्पल्स हैं, मीटा कार्पल्स, ठीक है, फेलेंजिस, ठीक है, ये मीटा कार्पल है, 5 उंगलियों की जो बड़ी हड्डियाँ है, उससे पहले जो 8 है वो कार्पल्स है, ये मीटा कार्पल्स है और ये जो फिंगर्स के उंगलियाँ होती है इसे फेलेंजिस कहते हैं। ये हड्डियाँ जो है बाहर की तरफ नमूदार हो जाती है, ठीक है। इस कंडीशन को हम बेसिकली हेबर्डन नोड्स कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन सिटी स्कैन करेंगे, एमआरआई, एक्सरे, इसके अलावा अर्थ्रोग्राफी। अर्थ्रोग्राफी का मतलब ये होता है कि जो जॉइंट्स होते हैं उस जॉइंट्स को स्कैन करते हैं कि उसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन है, साइनोवियल फ्लूइड कमी तो नहीं हुई, हड्डी आपस में बिल्कुल फ्रैक्शन तो नहीं हो रही, एक दूसरे के साथ रगड़ तो नहीं रही। मेडिकल मैनेजमेंट में हम नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे, इसके अलावा टॉपिकल पेन रिलीवर्स देंगे। टॉपिकल का मतलब स्किन के ऊपर जो लगाने वाले पेन किलर होंगे उसमें से, जैसे कि ये ट्रोलामाइन, सेलिसाइलेट, इसके अलावा मिथाइल सेलिसाइलेट, मेंटोल और कैम्फोर, ये तमाम के तमाम टॉपिकल पेन रिलीवर है स्किन के ऊपर लगाने के लिए, यानी कि जो इफेक्टेड पार्ट है उसके ऊपर लगाने के लिए। इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट्स, डिप्रेशन को दूर करने के लिए, चूँकि पेशेंट बेसिकली उसकी मूवमेंट जो होती है वो लिमिटेड हो जाती है, ठीक है, समटाइम स्टिफनेस 1 घंटे तक बिल्कुल स्टिफ रहती है, स्टिफ का मतलब सख्त रहती है, इसमें बेसिकली एम्प्रामीन देंगे, इसके अलावा एमिट्राइप्टिनिन देंगे। और मेडिकल सर्जिकल मैनेजमेंट में जॉइंट रिप्लेसमेंट, मुकम्मल जॉइंट को रिमूव करेंगे जिसे हम जॉइंट रिप्लेसमेंट कहते हैं, जो कि एक सर्जिकल प्रोसीजर है। नर्सिंग केयर एक्सरसाइज देंगे रेगुलरली, जिसे फिजियोथेरेपी भी कहते हैं। वेट को बिल्कुल कंट्रोल करना है, हेल्थी डाइट देना है और इसके अलावा हीट को अप्लाई करना है और कंफर्टेबल बिल्कुल नरम और मुलायम जूते पहनने हैं ताकि बॉडी वेट को बर्दाश्त कर सके। इसके अलावा रिलैक्सेशन का प्रैक्टिस करना है, हिप्नोसिस, यानी कि वो कंडीशन के पेशेंट को आप गाइड करें कि वो बिल्कुल बेसिकली डीप ब्रीथ ले ताकि डीप ब्रीथ की वजह से उसकी मसल भी रिलैक्स हो जाए और उसका जो डिप्रेशन लेवल है वो भी डिक्रीज़ हो जाए। अभी हम फ्रैक्चर के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ऑब्लिक फ्रैक्चर वो फ्रैक्चर होता है जो कि बोन बिल्कुल सेंटर से या ऐसे साइड पे टूट जाए कि जॉइंट्स जो बिल्कुल फ्रीली अपने एक्सिस में घूम जाए, यानी अब ये देखो यहाँ पे टूट चुका है, अब ये बोन इस तरफ भी जा सकता है और ये नीचे वाला इस तरफ भी आ सकता है, ये अपने एक्सिस में घूम सकता है। ऐसे किस्म के फ्रैक्चर को हम
ऑब्लिक फ्रैक्चर कहते हैं। इसके अलावा जो कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर है ये छोटे फ्रैक्चर होते हैं, बिल्कुल छोटी सतह पर हड्डी जो है वो टूट जाती है, छोटे सेगमेंट्स में टूट जाती है, इसके उसके हम बेसिकली कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर कहते हैं। इसके अलावा स्पायरल फ्रैक्चर जो होता है, स्पायरल फ्रैक्चर में हड्डी जो है बिल्कुल स्प्रिंग शेप की, स्पायरल शेप की टूट जाती है। इसके अलावा कंपाउंड फ्रैक्चर में जब हड्डी टूट जाती है तो हड्डी का एक हिस्सा बाहर स्किन की तरफ बेंड हो जाती है, जिसे हम बेसिकली कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक है। ऑब्लिक फ्रैक्चर बेसिकली एंगल टू द एक्सिस, हड्डी की जो एक्सिस से होती है, एंगल होती है, किसी भी एंगल में घूम सकता है, ऐसे फ्रैक्चर को हम ऑब्लिक फ्रैक्चर कहते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर जो है ये स्मॉल फ्रैगमेंट्स, हड्डी बिल्कुल छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाती है। स्पायरल फ्रैक्चर जो है बेसिकली ये भी ऑब्लिक फ्रैक्चर की तरह है, लेकिन इसमें स्पायरल स्प्रिंग शेप की तरह बिल्कुल जिगजैग की तरह हड्डी टूट जाती है। कंपाउंड फ्रैक्चर को हम ओपन फ्रैक्चर भी कहते हैं, इसमें हड्डी जो होती है बाहर स्किन की तरफ बैंड हो जाती है। ठीक है, ये इसके डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्चर है। ओस्टियोप्रोसिस को हम डिस्कस करेंगे। ओस्टियोप्रोसिस जो है पोरोसिटी ऑफ द बोन, हड्डियों के अंदर जब सुराखें हो जाती है, जिस तरह दीमक एक लकड़ी को कहा जाता है और अंदर से लकड़ी को खोखली हो जाती है, इस तरह हड्डी खोखली हो जाती है और इस बीमारी को ओस्टियोप्रोसिस कहते हैं। ठीक है, और ओस्टियोप्रोसिस की वजह से हड्डियों के जो मास होते हैं, जिससे BMD कहते हैं, बोन मास डेंसिटी, वो डिक्रीज हो जाती है। ओस्टियोप्रोसिस एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें डेंसिटी ऑफ बोन्स यानी कि हड्डियों की जो BMD होती है, बोन मास डेंसिटी, वो डिक्रीज हो जाती है और जिसकी वजह से हड्डियों में जो मजबूती होती है और सख्ती होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है और हड्डी के जो है फ्रेजाइल हो जाती है। फ्रेजाइल का मतलब आसानी के साथ टूटने के काबिल हो जाती है। नॉर्मली हड्डी जो है वो प्रोटीन, कोलेजन और कैल्शियम पर मुश्तमिल होती है, जो कि हड्डी को मजबूती देती है। लेकिन बोन्स जो है ओस्टियोप्रोसिस से इफेक्ट हो जाती है और आसानी के साथ टूट जाते हैं। और याद रखें, जो ओस्टियोप्रोसिस है ये ख़वातीन में कॉमन होता है। क्लिनिकल फीचर की बात करें तो इसमें मैनिफेस्टेशन जो है स्केलेटल फ्रैक्चर की वजह से होते हैं अमूमन। ठीक है, इसके अलावा फ्रैक्चर जो है मोस्ट कॉमन हिप फ्रैक्चर है, पेल्विस है, ह्यूमरस है और एनी अदर बोन में भी हो सकता है। इसके अलावा जो वर्टिब्री होती है वो वर्टिब्री आपस में कोलैप्स हो जाती है। ठीक है, एक दूसरे, क्योंकि वर्टिब्री के अंदर भी ऑस्टियोप्रोसिस की वजह से कोलैप्स हो जाती है और इसके नतीजे में जब वर्टिब्री कोलैप्स हो जाती है तो हाइट जो है वर्टिब्रल कॉलम की रिड्यूस हो जाती है। और इसके अलावा केफोसिस भी हो सकता है। केफोसिस का मतलब ये होता है कि गर्दन जो है बाय रोड की तरह मूव हो जाए, प्रोटर्जन हो जाए। इस कंडीशन को हम केफोसिस कहते हैं, आगे फिगर में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा डोवागर हम्स जो है ये एक नॉर्मल आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ द वर्टिब्री ऑफ द अपर बैक का जो हिस्सा होता है वो जो बिल्कुल बाहर की तरफ मूव हो जाए, जैसे कि ऊंट के बाहर, ऊंट के ऊपर जो एक हिस्सा होता है जो प्रोट्रजन होती है ऊंट के ऊपर, इसी तरह ये डोवागर हम्प भी कहलाते हैं। इसके अलावा अगर केफोसिस होगा तो केफोसिस जो है ये फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ द स्पाइन एंड क्रिएट हम्प्स एट द अपर बैक। ये अपर बैक के ऊपर भी यानी कि डोवागर हम्स और इसके अलावा केफोसिस में थोड़ी सी डिफरेंस है। डोवागर हम्स जो है बेसिकली ये गर्दन के बैक साइड के ऊपर रिमूव हो जाता है। एक आउट जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे, प्रोटेक्शन होती है, फिगर में मैंने फिगर वहाँ पे दी है। इसके अलावा इससे वीकनेस भी होता है, वेट लॉस भी होता है। नाउ यू कैन सी ये डोवागर हम्स है। इसमें डोवागर हम्स में क्या हुआ है कि जो थोरेसिक एरिया है बैक साइड का वो बाहर की तरफ मूव हो चुका होता है और जो कि केफोसिस है, केफोसिस में गर्दन के बाहर ऊंट के, जैसे ऊंट के बॉडी के ऊपर एक पार्ट होता है वो बिल्कुल गर्दन के बाहर रिमूव हो जाता है, तो ये बेसिकली केफोसिस कहलाते हैं। अब दोनों सेम है लेकिन उसमें डिफरेंस है कि डोवागर हम्स का जो है ये थोरेसिक वर्टिब्री बाहर की तरफ मूव हो जाती है और इसकी स्ट्रॉन्ग वजूहत में क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है। और केफोसिस जो है, केफोसिस ये थायराइड की वजह से भी हो सकता है और कुछ ऐसे मैलिग्नेंट डिसऑर्डर होते हैं कि उसकी वजह से भी हो सकता है। क्लियर हो गया? ओके। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिस्क फैक्टर। फैमिली हिस्ट्री में किसी को अगर ऑस्टियोप्रोसिस हो रहा है, फीमेल जो है याद रखें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है सिवाय फीमेल के। एडवांस एज की अगर हम बात करें तो ऐसा है जैसे कि 45-46 ईयर्स, इसमें पे फीमेल जो होती है मीनोपॉज की तरफ चले जाते तो और एस्ट्रोजन हार्मोन की सिक्रीशन बंद हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है और उसकी वजह से BMD हो जाता है, बोन मास डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। और जब बोन मास डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है तो उसके नतीजे में हड्डियाँ फ्रेजाइल होती है, अंदर से बिल्कुल खोखले हो जाती है और इसके नतीजे में स्मॉल बोन फ्रैक्चर भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी किया गया कि पोस्ट मीनोपॉजल एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें मीनोपॉज हो जाता है
और मेनोपॉज़ के बाद जो है एस्ट्रोजन की लेवल जो डिक्रीज़ हो जाती है। एस्ट्रोजन क्या करता है, ये बोन डेंसिटी, ख़वातीन में बोन मास डेंसिटी को मेंटेन रखता है, लेकिन जब एस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप हो जाता है तो उसके नतीजे में बीएमडी हो जाती है, बोन मास डेंसिटी हो जाती है, और इस कंडीशन को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। लाइफ़स्टाइल को मॉडिफ़ाई करना है, कैल्शियम डेफिशिएंसी दूर करनी है, प्रोटीन डाइट देनी है, एक्सेसिव इंटेक देना है। इसके अलावा कैफ़ीन इंटेक को जो है अच्छा लाइफ़स्टाइल, ये लाइफ़स्टाइल का मतलब ये होता है कि अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो उससे हो सकता है, हाई प्रोटीन डाइट से भी हो सकता है। इसके अलावा एक्सेसिव इंटेक कैफ़ीन का बहुत ज़्यादा लेना, स्मोकिंग करना, ये तमाम के तमाम यानी पुअर लाइफ़स्टाइल की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ड्रग में बेसिकली एल्यूमीनियम कंटेनिंग एंटासिड जो कि जीआई ड्रग्स है। इसके अलावा एंटी कन्वल्सेंट्स जो मिर्गी और झटकों वगैरह के जो मेडिसिन है उसकी एडवर्स रिएक्शन में शामिल हो सकता है। इसके अलावा हेपरिन जो कि ब्लड थिनर होता है, इसको इस्तेमाल करने से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा कशिंग सिंड्रोम से भी हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस, डायबिटीज़ मेलिटस से भी हो सकता है। इसके अलावा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ से भी हो सकता है, मैलिग्नेंसी भी। इसके अलावा रिमेटॉइड अर्थराइटिस भी ऑस्टियोपोरोसिस को कंट्रीब्यूट कर सकता है। हाइपरथायरॉयडिज़म से भी हो सकता है। यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं। इसकी डायग्नोसिस के लिए हम डेक्सा एक्सरे करते हैं, जिसे ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टोमेट्री कहलाते हैं। ये हड्डियों के अंदर जो बीएमआई होती है, बीएमडी होती है, बोन मास डेंसिटी, उसको क्लियरली विजुअलाइज करते हैं। इसके अलावा सीरम कैल्शियम लेवल देखेंगे, थायराइड फंक्शन देखेंगे कि टीएसएच यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो लेवल है वो नॉर्मल है कि नहीं। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रीमाटॉइड अर्थराइटिस। रीमाटॉइड अर्थराइटिस जो है ये सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। याद रखें, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ का मतलब ये होता है कि ये कंप्लीट जॉइंट्स के ऊपर अटैक करते हैं। रीमाटॉइड अर्थराइटिस की अगर हम बात करें तो रीमाटॉइड अर्थराइटिस बेसिकली ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब ये होता है कि अपने ही इम्यून सिस्टम जो है वो जॉइंट्स के खिलाफ, जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन होते हैं, उसके खिलाफ टॉक्सिक प्रोटीन बनाते हैं जिसे हम रीमाटॉइड फैक्टर कहते हैं, और वो जाके उस जॉइंट्स को डिस्टर्ब कर देते हैं, उस जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। इस कंडीशन को हम रीमाटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। अच्छा, अब इसमें ये बेसिकली रीमाटॉइड अर्थराइटिस की वजह से टेंडन, बोन्स और इसके अलावा लिगामेंट्स, ये तमाम के तमाम इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और उसके नतीजे में स्पेशली स्किन, ब्लड वेसल और हार्ट, लंग्स, मसल्स वगैरह इस टिश्यू के ऊपर भी असर हो सकता है, क्योंकि ये सिस्टेमिक होते हैं, कंप्लीट बॉडी के साथ ये एसोसिएटेड होता है। अब रीमेटॉइड अर्थराइटिस की जो कॉज है वो कि नॉट नाउन है, लेकिन 2 से 3 दफ़ा ख़वातीन में जो है मर्दों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, और इसकी पिक इंसिडेंस जो है ख़वातीन में 40 से 60 साल के दरमियान होता है, और समटाइम्स 30 से लेकर 50 ईयर्स के दरमियान में भी इसके केसेस आते हैं ख़वातीन में। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो बेसिकली इडियोपैथिक है, अननाउन कॉज है, लेकिन 70% से लेकर 80% इसके पीछे रिबाटॉइड फैक्टर है। रिबाटॉइड फैक्टर का मतलब बेसिकली रिबाटॉइड आरएफ को रिबाटॉइड फैक्टर कहते हैं। एक टॉक्सिक प्रोटीन होता है जो हमारी अपने ही इम्यून सिस्टम सिंथेसाइज करते हैं। अच्छा, रिबाटॉइड फैक्टर जो ये एक किस्म की एंटीबॉडी भी है, ऑटो एंटीबॉडी भी है, जो कि जॉइंट्स के खिलाफ बन जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसे वायरस है, एप्स्टेन बार वायरस, इसके अलावा रिट्रो वायरस, पैरो वायरस, बैक्टीरिया में माइको बैक्टीरिया, इसके अलावा जेनेटिक्स में HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन। ये एक ऐसा एंटीजन होता है जो हमारे तमाम बॉडी के सेल के ऊपर होता है, और हमारे इम्यून सिस्टम डेली बेसिस पे ब्लड में सर्कुलेट करती है, हर एक सेल के पास जाती है एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए, बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन को डिटेक्ट करने के लिए। लेकिन जेनेटिक जीन्स के ज़रिए कुछ ऐसे एबनॉर्मल जीन्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो गए, जो कि लेटर लाइफ में, लेटर ईयर ऑफ एज में उनके अंदर वो जीन्स एक्सपोज हो गए, और ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन डिस्टर्ब हो गए। तो इम्यून सिस्टम आके उस जॉइंट्स को देखते हैं कि ये हमारे अपने बॉडी के पार्ट्स हैं या नहीं। तो इम्यून सिस्टम तो अपने बॉडी पार्ट्स को HLA की वजह से रिकग्नाइज करता है, लेकिन अगर HLA के अंदर कोई अबनॉर्मेलिटी होगी तो उसकी वजह से फिर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा PTPN22 स्पेशल किस्म के प्रोटीन है जो कि जिसकी सिंथेसिस बन जाती है, और जब PTPN22 प्रोटीन बन जाते हैं तो ये टायरोसिन फॉस्फेट को एक्टिवेट करता है, और जब टायरोसिन फॉस्फेट एक्टिवेट होता है तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेमेशन होती है। इसके अलावा साइनोवियल स्ट्रोमा का मतलब ये होता है, जो स्ट्रोमल सेल होते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन का, साइनोवियल फ्लूइड का, वो CD4 टी हेल्पर सेल, बी सेल और मैक्रोफेज जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के सेल है,
वो आके उस साइनोवियल स्ट्रोमा को डिस्टर्ब कर देते हैं। एंजियोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि ब्लड यानी जॉइंट्स के दरमियान ब्लड वेसल्स का बन जाते हैं। इसके अलावा पेनस फॉर्मेशन को हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, अब ये दोबारा यहाँ पे वंस अगेन इसको इसको कंपेयर किया गया है नॉर्मल जॉइंट्स और ये ऑस्टियोआर्थराइटिस और ये दूसरा जो ये रीमाटॉइड आर्थराइटिस है। रीमाटॉइड आर्थराइटिस की अगर हम बात करें तो रीमाटॉइड आर्थराइटिस ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि जिसमें साइन्यूअल मेम्ब्रेन कंप्लीटली जो है लार्ज हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है रीमाटॉइड आर्थराइटिस की वजह से। ओके, अब हम पन्नस फॉर्मेशन की बात करेंगे। पन्नस फॉर्मेशन क्या होता है, याद रखें कि जब बोन्स और कार्टिलेज के दरमियान एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाए, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए, जैसे कि यहाँ पे हो चुका है, इस कंडीशन को हम पन्नस फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, आउट ग्रोथ बिटवीन द जॉइंट्स इज कॉल्ड पन्नस फॉर्मेशन। क्लिनिकल फीचर्स में जॉइंट पेन होता है, पेशेंट पेन का कंप्लेन करता है। इसके अलावा पेन के साथ साथ प्रेशर भी होता है और मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स में पेन होता है, यानी कि जॉइंट्स को हिलाते वक्त दर्द होता है और अफेक्टेड एरिया हीट रेडनेस जो है उसमें महसूस होता है। और मोस्ट कॉमन प्लेस में रेस्ट है, फिंगर है, नी है, फीट है, एंकल्स है, ये मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड, ये बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। और डिजीज़ जो है एक दफ़ा आते हैं और इसके अलावा माइनर जॉइंट पेन्स के साथ होता है, स्टिफनेस के साथ होते हैं। यानी कि जब शुरू में डिजीज़ पैदा होती है तो ये स्लोली माइनर सिम्टम में डेवलप हो जाती है, जैसे कि जॉइंट पेन, स्टिफनेस, फटीज। इसके अलावा मॉर्निंग स्टिफनेस, सुबह के वक्त जो है जॉइंट्स बिल्कुल सख्त होते हैं। ठीक है, और तकरीबन 1 घंटे तक ये सख्त रहते हैं। जॉइंट्स जो है गरम महसूस होते हैं, पेशेंट को टेंडर होते हैं। टेंडर का मतलब अगर कोई हाथ उस पर टच करे तो उसकी वजह से सेंसिटिव टू पेन होती है, यानी कि दर्द होता है। और इसके अलावा हड्डियाँ बिल्कुल जाम हो जाती है। अगर आप 1 घंटे तक कोई हड्डी को मूव ना करें तो हड्डियाँ बिल्कुल जाम हो जाती है। ओके, तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि रीमाटॉइड आर्थराइटिस जो ये सिस्टमिक है, एंटायर बॉडी के जॉइंट्स के ऊपर अटैक करता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में अल्नर डेविएशन है। अल्नर डेविएशन का मतलब ये होता है कि बेसिकली जो फेलेंजेस होते हैं, उंगलियों की जो फिंगर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। ठीक है, अब इसे हम अल्नर डेविएशन ऑफ मीटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स कहते हैं। ये जॉइंट दूसरे जॉइंट के साथ बिल्कुल चिपक जाता है। इसके अलावा स्वानिक डिफॉर्मेटी ऑफ फिंगर, स्वानिक और डिफॉर्मेटी ऑफ फिंगर्स का मतलब ये होता है कि जो फेलेंजिस के आखिरी हिस्से होते हैं, जिसे हम बेसिकली डिस्टल फेरेंजेस कहते हैं, वो बिल्कुल गर्दन की तरह मूव कर जाते हैं, एक दूसरे की तरफ बेंड हो जाते हैं। इसके अलावा ग्रिप स्ट्रेंथ बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है, यानी कि हाथ के ज़रिए कोई भी चीज़ आसानी के साथ पकड़ नहीं सकते। और यहाँ पर ये जो आपको जॉइंट्स के जो फेलेंजेस में आपको नोड्यूल्स नज़र आ रहे हैं, ये जिसे हम हर्बेडन नोड्स कहते हैं, इसे हम रीमाटॉइड्स नोड्यूल्स भी कहते हैं। ये तमाम इसके फिजिकल एग्जामिनेशन में शामिल है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन के लिए हम रिमाटॉइड फैक्टर एंटीबॉडी चेक करते हैं कि ये मौजूद है कि नहीं। इसके अलावा एंटी साइक्लिक सिट्रोलिन पेप्टाइड स्पेशल किस्म का एंटीबॉडी प्रोटीन होते हैं, उसको चेक करते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट देखते हैं कि इम्यून सिस्टम में गड़बड़ तो नहीं है। इसके अलावा सी रिएक्टिव प्रोटीन जो कि ख़तरनाक प्रोटीन होता है कि लीवर ने वो तो नहीं बनाया। इसके अलावा एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट देखते हैं कि रेड ब्लड सेल टूट तो नहीं रहे। अगर रेड ब्लड सेल टूटेंगे तो क्या होगा, आयरन ओवरलोड होगा। इसके अलावा जॉइंट अल्ट्रासाउंड और एमआरआई, जॉइंट्स के अल्ट्रासाउंड करेंगे, एमआरआई करेंगे, एक्सरे करेंगे और इसके अलावा साइनोवियल फ्लूइड की जो है एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल हैंड्स है और ये आपको नज़र आ रहा है हड्डी एक दूसरे से दूर दूर भी हो चुकी है और इसमें नोड्स भी बन चुकी है। ये बेसिकली रीमाटॉइड आर्थराइटिस है। ये पाँव की तस्वीर है। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या देंगे, मेडिकल मैनेजमेंट जो मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स है, जो एंटी रूमेटिक ड्रग्स है उसमें मीथोट्रेक्सेट है, इसके अलावा लिफ्लोनोमाइड है और इसके अलावा सल्फोसेलेजीन है, ये देंगे। नॉन स्टीरॉयड यानी कि पेन किलर जो नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, इसमें एबोप्रोफिन देंगे, नेप्रोक्सिन देंगे और इसके अलावा एस्प्रिन देंगे। शॉर्ट कोर्स ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, समटाइम्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी देते हैं, उसमें डेक्सामेथासोन है, प्रेडनिसोलोन है और इसके अलावा एंटी साइटोकाइन थेरापी देंगे। एंटी साइटोकाइन थेरापी का मतलब ये होता है कि इम्यून सिस्टम के जो रिस्पॉन्स है उसको सप्रेस करने के लिए जो देंगे, उसमें बेसिकली ईटा नरसेप्ट है, इसके अलावा एनफ्लिक्सिमेब है और इसके अलावा
एडेलिम्यूब, ये सारा तमाम के तमाम मेडिसिन जो हैं ये एंटीसाइटोकाइन थेरेपी कहलाती है। एडेलिम्यूब और इसके अलावा इन्फ्लेमिक्स और इसके अलावा एटानरसेप्ट ये तमाम जो है ये इसके ब्रांड नेम है, जैसे कि डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, ये तमाम ब्रांड नेम है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि इस वीडियो को इतनी आसानी के साथ गेन किया होगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।